अगर आपको कहा जाए कि डिफाइन करिए फ्यूडल कौन होता है, सामंत किसको कहते हैं। देखिए, सामंत का अर्थ होता है, सामंत के कई लक्षण हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, कहीं पर भी अगर कह दे कि सामंत कौन है, तो पहली बात यह तय है कि उत्पादन में यह भागीदारी नहीं देगा। तो पहला जो इसका लक्षण है, उत्पादन में भागीदारी नहीं, भागीदारी नहीं। दूसरा इसका जो लक्षण है, जो सामंत है ये राजा का अधीनस्थ, क्या है, अधीनस्थ, राजा के अधीन है। तीसरा यह है कि ये प्रशासन में पदाधिकारी है या प्रशासन में पदों पर विराजमान है। अगला, ये समाज का प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसका समाज में प्रभाव है। और इसके अलावा एक जो सबसे विशिष्ट बात है कि कृषक पर इसका नियंत्रण है। कृषक पर क्या है, नियंत्रण है। कहीं कहीं एक शब्द और जोड़ दिया जाता है और वो होता है कुलीनता। क्या होता है, कुलीनता। जब कहीं पर इस तरीके की कोई व्यवस्था दिख जाए, कभी भी कहा जाए सामंत, तो सामंत में या तो ये सब, ठीक, या तो ये सब, ठीक, या तो ये, या इसमें से कोई भी गुण विद्यमान होगा। नहीं कुछ होगा तो ये तो कम से कम जरूर होगा। कुछ नहीं होगा तो ये वाली भागीदारी उसकी इस रूप में जरूर रहेगी। और सामंत जो होगा, उसे जिस काम को निश्चित रूप से करना है वो ये काम है, प्रशासन में पदों का संचालन। और इसका फायदा यह है कि समाज के अंदर ये इस बात के लिए प्रसन्न है कि इनका प्रभाव है। समझ में आया? तो अब जरा इस और जो टैग लगा है इसको समझ लीजिए, क्यों लगा है। ये इतने झंडे गाड़ना चाहता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो हो गई इसकी उपलब्धियां, मतलब ये करना चाहता हम ये भी रहें, सब होना चाहता है। ये तो इसका क्या है, टारगेट है। ये जब ये काम करेगा तो ये तनाव में रहेगा, ठीक, क्योंकि किसी व्यक्ति से जबरन वसूली करना बगैर उसमें कोई कंट्रीब्यूशन दिए, समाज इतनी आसानी से तो उत्पादन का हिस्सा देगा नहीं। प्रताड़ित करना पड़ेगा, मारना पीटना, सब सारे हथकंडे लगाने पड़ेंगे आपको। तो यह काम इतना आसान नहीं है, यह तनाव भरा काम है। कैसा काम है, तनाव भरा काम है। राजा का अधीनस्थ है, यह सामान्य बात है, क्योंकि है तभी यह सब चलेगा। प्रशासन में पद पाएगा, यह स्टार क्या है, उपलब्धि है कि मैं जैसे जैसे पद बड़ा करता जाऊंगा तो मैं उतना ही बड़ा सामंत कहलाऊंगा, नहीं। और समाज में प्रभाव बढ़ने से ये क्या होगा, प्रसन्न होगा, क्योंकि इसी के लिए सब हो रहा है कि हमारा भाई राजा हम नहीं बन सकते, लेकिन राजा के बाद हम ही जाने जाए, ये वो प्रयास चाहता है। क्लियर? और इन सब प्रक्रियाओं में जिसका सर्वाधिक शोषण होने जा रहा है वो कौन है, कृषक है। ये बात दिमाग में है। तो सिंबल के माध्यम से आपको ये बात आसान हो गई।
क्या इसमें है? लेकिन यूरोप का जो सामंती ढांचा है, अब जरा उसको समझिए। यूरोप का जो सामंती ढांचा है उसकी बनावट देखिए क्या है। मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक। अब ये क्या है? ये मान लीजिए राजा है, ठीक। ये कौन है? ये राजा है, सर्वोच्च पद पर, क्योंकि ये है तभी सारे स्ट्रक्चर की शुरुआत है। ये राजा है, अब राजा के नीचे जितने लोगों को आप देख रहे हैं, ये है ड्यूक। क्या है? ड्यूक। ये है बैरन, ये है नाइट, ये है कृषक, और ये है दास। ये कौन है? दास। यूरोप में जो सामंती ढांचा है वो इस तरह के एक पिरामिड की तरह काम करता था। इसमें ये जो कृषक और दास हैं, दास की मदद से कृषक खेती करेगा, स्वाभाविक है। और इसके बहुत बड़े हिस्से को ये नाइट प्राप्त करेगा। नाइट के बहुत बड़े हिस्से को बैरन, कौन? बैरन प्राप्त करेगा, इसके बड़े हिस्से को। फिर बैरन के बड़े हिस्से को प्राप्त करेगा ड्यूक, और ड्यूक के बाद फिर यह हिस्सा जाएगा किसके पास? राजा के पास। यह एक हायरार्की थी। अब एक छोटी सी कहानी जो इसमें आपको ऐड करनी है, और वो तुलना की जाती है भारत से, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है और मैं चाहता भी नहीं कि आप, ठीक, पालने में ही रह के आपको मनाने जाएं, ठीक है? समझ में आ रहा ना कि भाई पालने में ही है और आप कहें मम्मी से कि हम जा रहे हैं कुंभ नहाने, तो क्या होगा? बचपन में ही जवानी वाली पिटाई हो जाएगी आपकी। बट बात को एकदम सिंप्लीफाई करके समझना हो तो आप बस इतना समझिए कि भारत में जब प्राचीन काल का इतिहास आप पढ़ते हैं तो 750 ईस्वी से 1206 का जो काल है, इसको भी प्राचीन काल में सामंतवादी काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सामंतवादी काल या सामंती युग। उसके कई नाम हैं, राजपूत काल भी है, उसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। अब यहां पर यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछता है, सामान्यतः अगर कभी उस लेवल तक आप पहुंच गए तो यूपीएससी पूछता है कि भारत में भी सामंती काल था और यूरोप में भी सामंती काल, लेकिन दोनों के जो इफेक्ट हैं वो अलग अलग हैं। यूरोप में जब सामंतवादी ढांचा टूटा या कमजोर पड़ा तो यूरोप के जो सामंत लोग हैं या वहां के जो बदली परिस्थिति में प्रभावशाली लोग हैं, वो व्यापारी बनकर के, कंपनी बनकर के, समूह में
दुनिया के तमाम देशों में जाकर उन्होंने कॉलोनियल रूल स्टेब्लिश कर लिया और वहां के संसाधन और राजनीतिक सत्ता के बाद में स्वामी बन गए। लेकिन भारत में जब सामंतवादी ढांचा मजबूती से खड़ा हुआ और जब वो अपने कमजोर स्थिति में परिवर्तित हुआ तो भारत में तुर्क आक्रमणकारियों की सत्ता भारत में विद्यमान हो गई। क्या कारण है? तो बहुत ज्यादा कारण नहीं है, केवल इतना ही कारण है कि भारत के जो सामंत हैं वो विधिक अधिकार से युक्त नहीं थे। विधिक अधिकार मतलब समझते हैं? मतलब सामंत अपने तलवार, अपनी सेना, या सामान्य भाषा में कहें तो आर्मी एंड मसल पावर के बल पर वो जितना विस्तार कर लेते थे वो उस पद्धति से अपने क्षेत्र का संचालन एक सामंती राजा के रूप में संचालित करते थे। लेकिन जब आप यूरोप के सामंतवादी ढांचे को देखेंगे तो यहां पर जो ये ड्यूक, बैरन, नाइट, कृषक दास, ये जितने हैं आपके सामने, ये सब के सब राजा के द्वारा एक वैधानिक दस्तावेज के माध्यम से लिखित रूप से इनको यह दायित्व सौंपा जाता था। कुछ बात समझ में आ रही है? इनको अपने आप को बनाए रखने के लिए भारत के सामंतों की तरह युद्ध या संघर्ष या बहुत बड़े पैमाने पर राजनीतिक संघर्ष से गुजरना नहीं पड़ता था। इसका फायदा क्या हुआ यूरोप वालों को? यूरोप वाले सामंतवादी ढांचे को चलाते चलाते एक मजबूत वित्त के मालिक हो गए। राजनीतिक स्थितियां भी ठीक हैं, वित्त के मालिक भी हैं, और उन्हें अपनी व्यवस्था को संचालित करने के लिए बहुत ज्यादा उठापटक भी नहीं करना था। यही कारण है कि जो यूरोप का सामंत है, जब आप उसको देखेंगे तो उसके आर्थिक शक्ति का जो लाभ है वो उसे समाज में प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से तो मजबूत कर ही रहा है, उसको वित्तीय रूप से भी प्रभावशाली बना रहा है। उनको अपने आय का बहुत कम हिस्सा, लगभग नहीं के बराबर, अपने सैन्य गतिविधियों पर खर्च करना पड़ता था। तो एक तो ये जो सामंत थे ये ज्यादा लड़ते नहीं थे, समझ में आ रहा है? ये जो सामंत हैं ये ज्यादा लड़ते नहीं थे, और अगर कभी बाई द वे ये सामंत युद्ध किए भी, क्या कहा मैंने? अगर ये सामंत अगर युद्ध किए भी तो इतिहासकार कहते हैं कि अगर सामंतों के युद्ध को हम युद्ध कहेंगे तो सही युद्ध को क्या कहेंगे? क्यों? क्योंकि ये इतने सोफिस्टिकेटेड होते थे, इतने ज्यादा प्रभावशाली और वित्त में मजबूत, जब ये लड़े तो इनके युद्ध को इतिहास में गुलाबों का युद्ध कहा गया। क्या कहा गया? गुलाबों का युद्ध। गुलाबों का युद्ध। कुछ समझ में आ रहा है? रोज वार। इतिहासकारों ने कहा कि इनकी लड़ाई ऐसी थी कि जैसे दो गुलाब के फूल आपस में टकराए जाएं, और जब वो गुलाब को आप टकराएंगे तो उसके सेपाल पेटाल सब क्या हो जाएंगे? उखड़ जाएंगे, पंखुड़ियां वगैरह सब, पराग वगैरह सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो कोई भी आदमी देखता है तो कहता है यार क्यों दो फूल को लड़ा करके बेरहमी दिखा रहे हो, दोनों इतने नाजुक हैं। तो इसीलिए इतिहास में सामंतों के युद्ध को क्या कहा गया? गुलाबों का युद्ध कहा गया। अब इनकी ताकत कई गुना और बढ़ गई जो यूरोप के सामंत हैं, क्योंकि इनके हाथ में दो तीन और शक्तियां हैं। कौन कौन सी? पहली बात, यूरोप का जो सामंत है उसके हाथ में न्याय की व्यवस्था थी। क्या थी? न्याय की। इसके हाथ में राजस्व की वसूली की शक्ति थी, यही राजस्व की वसूली करेगा। तो राजस्व की वसूली,
और इसी के हाथ में पुलिस भी था। और इसके अलावा अन्य प्रकार के जो अधिकार हो सकते हैं, अन्य अधिकार भी अगर राजा का मन करे तो राजा अन्य अधिकार भी इनको प्रदान कर देता था। कुछ बात समझ में आया? अब आप कल्पना करिए, जो यूरोप का सामंत है, जब वहां का सामंती ढांचा टूटेगा, सामंती ढांचा कैसे टूटेगा? ये जो कृषक और दास मिलकर के उत्पादन कर रहे हैं, अगर गलती से जो ये कृषक है, अगर दास के शोषण से यहां मुक्ति मिल जाए तो स्वाभाविक है ये लोग उस मात्रा में किसान के उत्पादन का हिस्सा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यही वो सामंत हैं, यही सामंत परिवार के लोग हैं। क्योंकि याद करिए, सामंत लॉर्ड कहे जाते थे, याद है? सर्फडम, मेनर, याद है सब, नाइट, ये सब। तो ये जो सामंत हैं ये लॉर्ड कहे जाते थे। और इन्हीं परिवार के लोगों ने देखा कि जब सामंती व्यवस्था से यूरोप में हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, तो ये सामंत क्या किए? ये सामंत उसी पैसे के इकट्ठा करने पर कंपनी बनाए, राजा से अनुमति लिए और फिर व्यापार करने के नाम पर वहां से भारत आ गए। और फिर इन लोगों ने क्या किया? कंपनी बनाकर भारत का लंबे समय तक शोषण किया। ये जो सामंत हैं, जब जान गए कि कृषि उत्पादन से अब हम उतना शोषण करके लाभ नहीं ले सकते, तो ऐसे में लाभ लेने का दूसरा तरीका क्या था? औपनिवेशिक प्रक्रियाओं से, वाणिज्य के विचार से अन्य क्षेत्रों में जाकर अन्य क्षेत्रों का शोषण करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। कुछ बात दिमाग में गई? अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई है तो यही आपको यूरोपीय सामंतवाद की विशेषता के तौर पर लिखना है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।